हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक जबरदस्त चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नहीं, टॉपिक। ठीक है, जो केवल इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण नहीं बल्कि आने वाले चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का बेस बनाएगा। समझ रहे हो? बेस बनाएगा यार, बेहतरीन कंसेप्ट है भाई। और वो है आपका विद्युत जनित डायनेमो प्रत्यावर्ती धारा। समझ में आ रहा है? तो आप क्लास 12th के विद्यार्थी हो तो आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा। ठीक है, क्या कि कैसे मोटर से हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं। समझ में आ रहा है? अब कैसे बनाया जाता है, तो उस चीज को एकदम बेसिक से और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो है आपका क्या चीज? प्रत्यावर्ती धारा और डायनेमो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं और जनित्र कहते हैं। ठीक है, ये वही मोटर है। आप सुनिए, इसी को पहले बता देते हैं कि डायनेमो क्या है। डायनेमो या जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और यह जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, याद रख लेना। समझ रहे हो? तो ये होता है हमारा डायनेमो। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अभी उसको जनरेट करेंगे, डायनेमो प्रूफ बनाएंगे भैया, ऐसा नहीं है। पूरा डायनेमो का प्रूफ कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग। हाँ, ऐसे नहीं है कि छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा, पहले इसको जान लो। प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिंग करंट, बहुत बार पूछते रहते हैं बच्चे लोग कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है सर, और डीसी धारा और एसी धारा क्या है। आज पता चल जाएगा अल्टरनेटिंग करंट को, फिर डीसी धारा को फिर पढ़ा देंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इसको इधर सुनिए। सपोज करिए कि आपके पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, और इस पर एक जो है आयताकार लूप PQRS रखा गया है। क्या रखा गया है? PQRS इस प्रकार से रखा गया है। बात को समझिएगा। माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक आयताकार लूप PQRS रखा गया है, जिसका क्षेत्रफल A एवं फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स N है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? N है। इस आयताकार लूप को किस प्रकार रखा गया है? इस आयताकार लूप को ध्यान से सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा। ठीक है, इस आयताकार लूप को चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। किसी समय यदि चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण थीटा है, तब आप सबको पता है कोणीय वेग बराबर क्या होता है? अरे भैया, कोणीय वेग रेखीय वेग समझते हो, रेखीय वेग ये है। अब वो आप एक रेखीय चाल में चलेंगे, ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं तो वो हमारा रेखीय वेग होता है। ठीक है, लेकिन जब हम वृत्ताकार पथ पे जब चलते हैं तो वहां पे हमारा कौन सा काम करता है? कोणीय वेग काम करता है। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर सबको पता है क्या होती है? थीटा बाई टी। ये विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और विस्थापन कैसा हो रहा है? कोणीय विस्थापन हो रहा है, तो ये कोणीय विस्थापन है और यह समय है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो जाएगा इस प्रकार। इसी को हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर ओमेगा टी। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बोल दीजिए। यदि कोण थीटा बनाता है तो लूप के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होगा डियर स्टूडेंट, या चुंबकीय फ्लक्स फाई बी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा BA cos थीटा। क्यों? क्योंकि वो थीटा एंगल बना रहा है इसलिए। ठीक है, अब देखिए फाई बी दैट इज इक्वल टू BA वेयर A इज
एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप एंड बी इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ। तो कॉस थीटा का वैल्यू बता दीजिए क्या दिया है, ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। आगे यहां तक समझ में आ गया, सबको अच्छे से क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना। अब देखते चलिए क्या, अब इधर देखते जाओ भैया, देखते जाना सब लोग, ठीक है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से, किसके? फैराडे के विद्युत चुंबक। अब देखो होता क्या है मैं बता रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा ये मत लिखना, ये लिखना, जब लूप को उस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसके बद्ध विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप उसमें क्या हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? अतः फैराडे के नियम से, पूरा लिखने के बाद फैराडे के नियम से, तो फैराडे का नियम क्या कहता है डियर स्टूडेंट, हमारा ई, वेयर ई और एप्सिलॉन जो भी बोलो आप लोग, ये क्या है? विद्युत वाहक बल है। तो विद्युत वाहक बल मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको, माइनस क्या होता है बताइए मुझे, डी फाई बी बाई डी टी। इफ देयर नंबर ऑफ टर्म्स इज एन, तो देन यहां जाएगा एन। अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? एन है, तो हमको यहां क्या लिखना पड़ेगा? एन लिखना पड़ेगा, बस। अब आगे देखिए, चलिए क्या हो रहा है, आगे देखो, आगे देखो मेरे भैया। अब E इज इक्वल टू आ गया हम लोगों का, E इज इक्वल टू, ये देखिए, माइनस एन डी बाई डी टी। फाइव बी का वैल्यू पूरा रख दीजिए यहां से यार। फाइव बी का वैल्यू क्या है बोल दो, बी ए कॉस थीटा, सॉरी ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। बेहतरीन कंसेप्ट है, समझते जाना बस, पूरा अच्छे से समझाऊंगा, सुनो। E इज इक्वल टू माइनस एन, बी ए इज अ कॉन्स्टेंट, और डी बाई डी टी दैट इज, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो ये टी है और ये डी टी है, तो इसका हो जाएगा अवकलन, और इसका डिफरेंशिएशन जो होगा डियर स्टूडेंट आप सबको दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन होगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? माइनस एन बी ए। और याद रखिएगा, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तब तो सबको समझ में आ गया होगा, अभी तक आप अवकलन वगैरह पढ़ चुके होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये अंदर का जो रहता है ना वो ओमेगा टी के साथ, तो ये ओमेगा कहाँ जाएगा? सामने आ जाएगा। अभी हमें बताते नहीं बैठूंगा कि ओमेगा कैसे सामने आता है, कि जानना है आपको कि जानना है आपको, नहीं बताएंगे। चलो सिर्फ क्या करो, ओमेगा को सामने ले आ जाओ यार। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, मैथ्स जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा सामने आ जाएगा, और कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। होगा कि नहीं होगा? साइन ओमेगा टी हो गया। अब देखिए, अब इसको मिटा देते हैं, इसका कोई अब औचित्य ही नहीं है फिलहाल। तो क्या हो गया? साइन ओमेगा टी हो गया, साइन ओमेगा टी आ गया। अब ये देखिए, ई सॉरी माइनस साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ई इज इक्वल टू हमको मिल गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आ गया डियर स्टूडेंट, आगे सबको समझ में आ गया? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा यार। यहां जो एन बी ए ओमेगा है, दैट आल इज नियतांक, कांस्टेंट। एक क्या है? नियतांक है, एक नियतांक है। और वो नियतांक क्या है मैं बताता हूं। इस नियतांक के प्लेस पे हम लोग जो रखते हैं वो रख देते हैं आपका, क्या चीज पता है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बोलिए या ई नॉट बोलिए, और ये एप्सिलॉन नॉट या ई नॉट क्या है मैं बताता हूँ अभी। देखिए, तो ई और ये पूरा इसके प्लेस में क्या आ जाएगा? ये, और आ जाएगा हम लोग का साइन ओमेगा टी। ये है आपका क्या चीज बता रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट, हमारा इसको बोला जाता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल।
अगर साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान, इसका अधिकतम मान क्या होगा, ये देखिए, इसका अधिकतम मान तब आएगा जब आपका ओमेगा टी अर्थात थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा। ओमेगा टी बराबर होगा आपका, ओमेगा टी बराबर पाई बाई 2 होगा, या थीटा बराबर 90। अरे भैया ओमेगा टी की जगह में मैं क्या रख सकता हूं, इधर तो देखो, ओमेगा टी की जगह मैं क्या रख सकता हूं, थीटा। तो थीटा का मान जब 90 होगा तब साइन का मान हमेशा क्या रहता है, अधिकतम आता है, साइन का मान 1। और जब थीटा का मान 0 होता है तो उसका मान मिनिमम आता है 0। और कॉस का 0 में अधिकतम मान आता है 1। तो इसका अधिकतम मान कब होगा, जब आपका 90 आएगा, ठीक है। या पाई बाई 2 लिखते हैं उसी को, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है तब उसका मान मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम के केस में क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा। और इसी ई नॉट को हम लोग बोलते हैं शिखर मान। क्या बोलते हैं, शिखर मान या अधिकतम मान। किस चीज का अधिकतम मान, किस चीज का अधिकतम मान, ये क्या है, विद्युत वाहक बल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। अधिकतम मान अगर थीटा की जगह में मैंने 0 रख दिया तो आपका वो पूरा जो होल आपका ई दिख रहा है वो पूरा हो जाएगा 0, तो वो न्यूनतम मान है। और ये क्या है, अधिकतम मान है। तो याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा प्रत्यावर्ती, जब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर नंबर 7 या 8 जो भी है, ठीक है, वह बहुत काम आएगा। ये ई नॉट इज आपका पिक वैल्यू और अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिए। अब देखिए इसको, अब इसका हो गया काम खत्म, इसको बता देते हैं। यहीं से उठाते हैं, यहीं से उठाते हैं। और क्या चीज, ये देखिए, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छे से देखना क्या चीज बता रहा हूं, इसको सुनते जाना ध्यान से। ध्यान से देखते जाना, सुनते जाना, ठीक है। बताता हूं मैं, एक एक चीज बताता हूं आपको। विद्युत वाहक बल ओमेगा टी, ठीक है। मैं ऐसा पहले बना दिया, आपको ऐसे पहले नहीं बनाना है, मैं बना दिया समझाने के लिए। आपको कैसे बनाना है मैं बताता हूं अभी आपको, देखना, ध्यान से देखते जाना बस। क्या बनने जा रहा है देखते जाना बस, कुछ नहीं, बताता हूं मैं, सब कुछ बताता हूं। इसके लिए आपको इसको फोकस करना पड़ेगा। किस चीज को फोकस करना पड़ेगा, इसको, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को। ओमेगा टी की जगह में काम करते हैं थीटा रख देते हैं, रख सकते हैं। ओमेगा टी रहेगा तो भी काम कुछ नहीं होने वाला है, और थीटा रहेगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है। अब इसमें दो वैल्यूज होते हैं, इधर देखते जाइए, दो ठो वैल्यूज होते हैं। क्या, E वेयर विद्युत वाहक बल, थीटा आर ओमेगा टी, ठीक है, उसका जो है क्या होगा, एंगल होगा। तो जब आपका थीटा, ये देखिए ओमेगा टी या थीटा, तो जब थीटा 0 होता है, समझ रहे हो, मतलब वो जो आपका लूप वो आपका चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो उस केस में 0 है, तो उस केस में ओमेगा टी का वैल्यू जब 0 है, तो 0 जब यहां रखेंगे तो हमारा विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, पूरा 0 हो गया कि नहीं, इसका वैल्यू पूरा 0 हो गया। और ये कौन सा वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू है, ये देखिए, ये वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट, ये कितना एंगल चला चांदा में, जब हम नापोगे तो इतना कितना है, आधा चांदा है कि नहीं, ये आधा चांदा है, ये आधा चांदा है, और ये पूरा चांदा हो गया। तो ये होता है 0, ये होता है 180, जिसको हम लोग पाई लिखते हैं। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, पाई बाई 2, मतलब 90 होगा कि नहीं होगा। ये कितना एंगल बनेगा यहाँ, 90। तो 90 जब बनता है, मतलब ये 90 होता है, पाई बाई 2 होता है, या 90 होता है, तो 90 जब रखोगे तो इसका मान क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, ई नॉट आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 90 रखेंगे तो ई का मान क्या आ रहा है, ई नॉट आ रहा है, मतलब
अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। उसके बाद जैसे ही 180 में आते हैं तो 180 मतलब पाई या 180, तो पाई या 180 में जब आते हैं डियर स्टूडेंट, तब हमारा क्या होगा, तब 9 फिर से आ गया 180, तो साइन 180 बराबर क्या होता है, 0 होता है। साइन 180 बराबर 0, ये देखो ना 0 में आ गया, तो 0 में आया तो ये हो जाएगा हमारा फिर से 0। अब जब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ मतलब 180 में फिर से 90 जोड़ दो, ये कितना है 180 में फिर से 90 जोड़ दो तो हो जाता है 270, हो कि नहीं हुआ। तो 270 में जब पहुँचते हैं तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2π/3, 2π/3। ये देख लो 2 × 180 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, तो 6 सॉरी समथिंग इज रॉन्ग है, ये 3/2 होगा, 3/2 होगा, 3/2 होगा, ठीक है। तो 2 × 18, 9 और 9 दूनी 27, 270, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3π/2, या इसी को हम लोग लिखते हैं 270 एंगल। तो 270 एंगल पे क्या हो रहा है, ये देखिए ये कहाँ पहुंच गया, निगेटिव एरिया में पहुंच गया, निगेटिव। अरे भाई ये ऊपर पॉजिटिव रहता है और ये निगेटिव रहता है, तो ये क्या हो जाएगा -E0, समझ रहे हो। और फिर से जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा 2π मतलब 360, तो 360 पे क्या हो रहा है, 360 मतलब 2π, 360 में हमारा क्या मिल रहा है हमको, फिर से मिल रहा है 0। क्यों कहा जाता है इसको प्रत्यावर्ती, वो बता रहा हूं मैं क्यों कहा जाता है, आप भी बना सकते हो, बेहतरीन कंसेप्ट है ये, बेहतरीन कंसेप्ट। क्या हो रहा है, आप सबको पता चल रहा है कि विद्युत वाहक बल का परिमाण बदल रहा है, वैल्यू बदल रहा है। परिमाण मतलब क्या होता है, उसको वैल्यू होता है, वैल्यू। और उसके साथ साथ निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मींस उसका डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये उसका वैल्यू, कौन है वैल्यू, ये देखिए ये है वैल्यू, वैल्यू बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, वैल्यू है, ठीक है। और ये डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और नेगेटिव डायरेक्शन है। तो यहां क्या हो रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का समय के साथ परिमाण एवं दिशा दोनों बदल रही है, इसलिए इस विद्युत वाहक बल को हम लोग बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। क्या समझ में आया, कुछ नहीं आया, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। जबकि आपका जो डीसी करंट होता है वो केवल ऊपर चलता है, ऊपर परिमाण तो बदलता है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलता, ऊपर चलेगा। बनाएंगे, देखना उसको भी बनाएंगे, ठीक है। तो ऊपर चलेगा, तो इसलिए उसको हम डीसी करंट बोलते हैं। उसका ठीक है, उसका मान बदलता है लेकिन उसका दिशा नहीं बदलता, और इसका क्या होता है, दिशा भी बदलता है। ये चीज है और कुछ नहीं। दैट्स कंप्लीट, ओके। और देखिए यहीं पे अब इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का उपयोग लिखेंगे आप लोग। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का उपयोग यदि किसी R प्रतिरोध वाले परिपथ में किया जाता है, R प्रतिरोध वाले परिपथ में किया जाता है, तो उसमें प्रवाहित धारा को यदि I से दिया जाए तो I बराबर क्या होगा, सब लोगों को पता है ओम के नियम से V = IR, तो I = V/R होता है कि नहीं। तो यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा, E/R, जहाँ E क्या है, विद्युत वाहक बल है, और बटे R उसकी प्रतिरोध है उस परिपथ की। तो I = हो जाएगा, इसका वैल्यू रख दीजिए, बता दीजिए मुझे क्या है, E0 sin ωt डिवाइडेड बाई R। तो E∈0/R को हम लोग बोलते हैं I0, धारा का शिखर मान, ठीक है। और ये हो जाएगा sin ωt। और ये जो आपको धारा दिख रही है, इस धारा को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि यहां भी क्या होगा, sin ωt में मान रख करके देखिए, यहां भी हमारा धारा भी कुछ इसी प्रकार प्राप्त होगा, ठीक है, कुछ धारा भी इसी प्रकार प्राप्त होगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। उसका भी मान क्या होगा, मान के साथ साथ दिशा भी बदलेगी, और सुनिए, जहां I0 धारा का अधिकतम मान या शिखर मान कहते हैं, एवं इसके साथ साथ हम जो I जो दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं ताक्षणिक मान। उस पर्टिकुलर समय में उस धारा का वैल्यू, दैट इज ताक्षणिक, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ओके। चलिए
अब यदि दोनों को आपको एक साथ बनाना है, विभव और धारा को, विद्युत वाहक बल और धारा को, तो कैसे बनेगा ये देखिए। एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस, ओके। और ये ओरिजिन, सॉरी स्टूडेंट। तो इधर हमारा रहता है टाइम, ठीक है, और इधर रहेगा आपका विद्युत वाहक बल एंड करंट, प्रत्यावर्ती धारा एंड प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो इस केस में आपका कुछ इस प्रकार चलता है, देखिए ऐसा। ये क्या चीज है? ये विद्युत वाहक बल है। क्या है? विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसके पीछे पीछे चलता है हमारा, क्योंकि धारा जो है विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न होती है, तो इसके पीछे पीछे हमारा चलता है क्या चीज भैया? प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा। ये तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है दैट इज अ आई, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, और ये है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। पूरा कंसेप्ट क्लियर? तो इस प्रकार आपको ये होता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में बेसिक जानकारियां। अब देखते हैं उस डायनेमो को। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, देखो यार ये चीज जो है ना, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो जो है, डायनेमो वो प्रारंभ से, जब से हम लोग आज का क्लास चालू किया ना, तब से चालू हो चुका है, ठीक है। अब वो ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में कहाँ कौन कौन सा पॉइंट आपको दिया रखा है। हो सकता है वो दे दे कि चित्र, संरचना, ठीक है, उसकी व्याख्या, सिद्धांत और अनुप्रयोग पूछ सकता है। आपको पूछ देगा कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इसके लिए व्यंजक निगमित करते हुए डायनेमो की संरचना सहित, चित्र सहित अनुप्रयोग बताइए। जितना जैसे नंबर में आएगा वैसा आप बताओगे, समझ में आ रहा है? तो मैं सीधे इसका चित्र बनाता हूँ, चित्र से ही हम लोग संरचना बताएंगे, संरचना से इसका सिद्धांत, सिद्धांत से कार्यविधि, कार्यविधि से व्याख्या, व्याख्या से फिर अनुप्रयोग, सब देखेंगे। तो चित्र कैसे बनना है ये देखिए, चित्र ही इसका प्राण है, आत्मा है, तो इसको अच्छे से बनाएंगे। ज्यादा बड़ा हो रहा है, देखते रहिए थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ी देर देखते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इतना चीज समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये है चित्र इसका, ओके, अच्छे से बनाइएगा, बढ़िया, जैसे यहाँ बना हुआ है, उम्मीद करता हूँ अच्छा बना होगा। ठीक है, अब समझते हैं इसकी संरचना कि क्या क्या होती है इसमें।
ठीक है, मैं बोलते जाऊंगा, कुछ भी नहीं लिखने वाला हूं, मैं बोलते जाऊंगा सिर्फ। क्या क्या है, सबसे फर्स्ट इसमें जो दिख रहा है आपको वो है चुंबक ध्रुवखंड, चुंबक ध्रुवखंड। ठीक है, क्या होता है ये सुनिए, यहां आपको NS NS जो दिख रहा है ना, यही है चुंबक ध्रुवखंड। ये छोटे मोटर में, मतलब छोटे डायनेमो जनित्र में यह स्थायी नाल चुंबक का उपयोग करते हैं, मतलब कम चुंबकशीलता वाले का। ठीक है, लेकिन जब बड़े मोटर का निर्माण करते हैं तो उस समय हम एक जो है शक्तिशाली चुंबक का उपयोग ध्रुवखंडों के रूप में किया जाता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड, आर्मेचर, सबसे मेन पार्ट यही है इसका, आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या है, ये देखिए, ये जो आयताकार कुंडली दिख रही है ABCD, वो वास्तव में क्या है, आर्मेचर जो है आयताकार कुंडली को जो एक नरम लोहे के पटलित मतलब समझते हो, एक के ऊपर एक एकदम पतला 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 पतला, समझ रहे, पतला पतला जो है पट्टी होती है, तो एक के ऊपर एक रख करके नरम लोहे की पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख करके, पटलित रख करके आयताकार कुंडली का निर्माण किया जाता है, जिस पर तांबा, विद्युत रुद्ध तांबे के तार का सघन फेरा होता है, सघन फेरा, बहुत सघन फेरा होता है। ठीक है, इसे कुंडली एवं इसके एक्सिस जो आपको दिख रहा है, ये एक्सिस क्या चीज है वास्तव में, ये जो दिख रहा है एक्सल बोलते हैं इसको, क्या धुरी, इस धुरी और इस कुंडली दोनों को मिलाकर के संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं, इसको आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। समझ में आ गया, ये नरम लोहे को पटलित रूप से तांबे के तार द्वारा, सघन तार द्वारा लपेट करके बनाया जाता है। नरम लोहे का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि उसकी चुंबकशीलता अधिक हो, पटलित इसलिए रखा जाता है ताकि इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो। ठीक है, और बीच में वार्निश का तह लगा दिया जाता है। इतना सब कुछ कंसेप्ट क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तीसरा देखिए, तीसरा जो S दिख रहा है उसको बोलते हैं सर्पी वलय। दोनों में जो दिख रहा है आपको सर्पी वलय, S1 S2 दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग सर्पी वलय। अब सर्पी वलय क्या है, इसमें S1 S2 क्या है, सर्पी वलय। सर्पी वलय भी धातु का, जैसे तांबे धातु का एक वलय होता है, जिसकी चूड़ी टाइप का, चूड़ी, ठीक है, वायसर, ये सर्पी वलय होता है, जिसको इस जो धुरी दिख रहा है उसके अंदर घुसाया जा रहा है, और यह इस धुरी के साथ साथ घूमता है। क्या होता है, धुरी के साथ साथ घूमता है, दोनों S1 S2। ये एक्चुअल में ना, ये जो ये दिख रहा है ना, ये इधर से इधर लाके लगा रहता है ऐसे। अब मैं इधर तो बना नहीं सकता, ठीक है, और ठीक ठाक दिखेगा भी नहीं, इसलिए उधर बना दिया यार। ठीक है, इसको इस प्रकार से, कंसेप्ट क्लियर है, S1 S2 होती है। चौथा पॉइंट होता है हमारा ब्रुश, B1 B2। तो ब्रुश क्या होता है, B1 B2 क्या होता है, ये सुनिए। ये वास्तव में कंघी ब्रश के समान, धातुओं के ब्रश, वो धातु का या कार्बन का, ठीक है, ब्रश होता है, ब्रश, मजा आ रहा है, ब्रश होता है, धातु या कार्बन का ब्रश होता है। इसको, ये इससे स्वतंत्र होता है, किससे स्वतंत्र होता है, आर्मेचर से स्वतंत्र होता है, जिसकी ये जो है इसमें चिपका हुआ है, लगा हुआ चूड़ी, उसको घुसाए हैं, इसको नहीं, ये स्वतंत्र होता है और ये घूमता नहीं है। क्या होता है, ये जब घूमता है तो उसके रगड़ से उसमें स्पर्श होता है, ठीक है। तो ब्रुश धातु या कार्बन के दो ब्रश होते हैं, कंघी होते हैं, जो स्थिर होते हैं, आर्मेचर के साथ घूमते नहीं हैं, और यह आर्मेचर जो S1 S2 सर्पी वाला है उनको स्पर्श करता है। तो इतना चीज आपको जो है, चार जो है इसका संरचना में बताना है। अब देखते हैं इसकी क्रियाविधि। सिद्धांत एवं क्रियाविधि। तो सिद्धांत एवं क्रियाविधि क्या सुनिए, थ्योरी है पूरा, सुनते जाएंगे, लिखते जाएंगे। जब सिद्धांत है, जब
आर्मेचर ए बी सी डी को ध्रुवखंडों के मध्य घुमाया जाता है। ध्रुवखंडों के मध्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवखंडों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाया जाता है। तो आर्मेचर के, यहाँ क्या कुंडली है, तांबे के तार लपेटे गए, तो आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र तो आर्मेचर के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कटते हैं, फलस्वरूप उसके बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण आर्मेचर एबीसीडी में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, उस धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, अब उसको देखते हैं। इतना आप लोग लिखिएगा। अब क्रिया विधि में देखिए क्या क्या लिखना है आपको, सुनिए। सर्वप्रथम जब आर्मेचर का ए बी सिरा ऊपर की ओर एवं सी डी सिरा नीचे की ओर होता है, ए बी सिरा ऊपर की ओर एवं सी डी सिरा नीचे की ओर होता है, उस स्थिति में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा ए बी से सी डी की ओर प्रवाहित होती है एवं बाह्य परिपथ में धारा B2 से B1 की ओर, ब्रुश B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार इस स्थिति में ब्रुश B2 धनात्मक यहां से इधर जा रहा है, तो B2 धनात्मक सिरा का भांति अर्थात एनोड, ठीक है, एवं B1 ऋणात्मक सिरा की भांति कार्य करता है। इसके पश्चात जब एक अर्धचक्र पूर्ण हो गया, दूसरे अर्धचक्र में जब यहां जाइए, दूसरे अर्धचक्र में जब डीसी सिरा ऊपर की ओर एवं एबी सिरा बीए सिरा नीचे की ओर होता है, तो उस स्थिति में आर्मेचर में धारा डीसीबीए दिशा में प्रवाहित होती है, डीसीएबी दिशा में प्रवाहित होती है एवं बाह्य परिपथ में धारा ब्रुश B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। इस स्थिति में ब्रुश B1 धनात्मक सिरा एवं ब्रुश B2 ऋणात्मक सिरा की भांति कार्य करता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिएगा। जब आर्मेचर आपका चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत होता है, या जब तल चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत होता है, तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मान शून्य होता है। भाई लंबवत है, तल लंबवत है, तो गुजरने वाली बल रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो धारा का मान हो गया 0। समझ में आया कि नहीं? तो जब कुंडली के तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, तो लंबवत होता है, तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य होता है, और जब तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होती है। इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो सपोज करो कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और हमारा जो तल है वो इसी के लंबवत, इसी के समांतर है, ये इसके लंबवत है, तो इसके लंबवत है तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो उससे गुजरने वाली बल रेखाएं, इसको अच्छे से अगर आपको समझना है तो जाइए कहां, चैप्टर नंबर 2 पे। ठीक है, चलिए अभी अब की बात करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्या चीज है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए यही चीज बनाया था मैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल बोलिए या धारा बोलिए, ठीक है, यही चीज बनाया था कि नहीं बनाया था। अब देखिए होता क्या है, प्रथम अर्धचक्र में, इसको बोलते हैं प्रथम अर्धचक्र, इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धचक्र, अर्धचक्र है कि नहीं, तो प्रथम अर्धचक्र में प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य से बढ़कर, प्रथम अर्धचक्र में जब ये ऐसे घूमेगा तो प्रथम अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य से बढ़कर अधिकतम होता है एवं अधिकतम से घटकर शून्य होता है। प्रथम अर्धचक्र में धारा का मान शून्य से बढ़कर अधिकतम होता है
1 होता है इसका वैल्यू, ठीक है 1, और अधिकतम से घट कर क्या होता है 0 होता है, ये 0 है, देख लीजिए 0 होता है। द्वितीय अर्धचक्र में दिशा बदल जाती है, किंतु 0 से बढ़कर अधिकतम, ये क्या है -1 होता है, 0 से बढ़कर अधिकतम और अधिकतम से घटकर 0 होती है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का मान I बराबर I0 sin ओमेगा t से दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाता है हमारा क्या चीज, पूरा इसकी संरचना, व्याख्या, सिद्धांत। अब देखते हैं इसका अनुप्रयोग, उसके बाद आज के लिए फिर टाटा बाय बाय। ठीक है, तो क्या भैया इसका उपयोग, ये देखिए यूसेस क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है, ये फर्स्ट है जल विद्युत शक्ति केंद्र में, सेकंड है हमारा ऊष्मीय शक्ति केंद्र में, बताता हूं वर्णन करूंगा मैं, ऊष्मीय शक्ति केंद्र में, और थर्ड है आपका नाभिकीय शक्ति केंद्र में। कैसे करते हैं ये देखिए सब लोग। जल विद्युत शक्ति केंद्र क्या है, सबको पता है, बड़े बड़े बांध से टरबाइन के द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है, कि नहीं, ऐसे सुनते हो कि नहीं सुनते, सुनते हैं ना भाई सब लोग। होता क्या है एक्चुअल में, ये सुनो, बांधों में उसके जल स्तर से ऊपर तक, मतलब जल स्तर तक एक क्षेत्र होता है डेंजरस क्षेत्र, ठीक है, ताकि आसपास के क्षेत्र डूबे मत और उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर हो, जिसका उपयोग हम, ठीक है, तो ऊंचे बांधों में पानी स्तर को बढ़ाकर अच्छा खासा पानी भर के उसको गिराया जाता है, ऊपर से बहुत ऊपर से गिराया जाता है। तो जब पानी गिरेगा तो गतिज ऊर्जा होगी, भाई सिंपल सी बात, पानी गिरेगा तो गतिज ऊर्जा होगी नहीं होगी, इतना तीव्रता के साथ गिरता है। तो वो ऐसा नहीं गिरता है जिसकी आप बांधों में वो देखते हो, उलट बोलते हैं जिसको, है ना, एक्स्ट्रा पानी फ्लो होता है, उसको नहीं, वो नहीं, वहां से नहीं, उसके साइड से रहता है, वो पाइप द्वारा गिरता है, ऐसा नहीं गिरता है। हाँ ठीक है, अब एक मोटर के ऊपर नहीं गिरेगा पानी ठीक है, वो पाइपों के द्वारा आता है। तो वो जब गिरता है, ऊपर से नीचे गिरता है डियर स्टूडेंट, तो वो क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन मतलब पंखा टाइप का रहता है, उसको घुमाता है। तो टरबाइन घूमने के कारण उसका क्या घूमेगा, मोटर घूमेगा कि नहीं। जैसे कि हम लोग पंखा विधान में सही में घुमाते कि नहीं घुमाते पंखा, तो पंखा इसको घुमाते हैं तो वो घूमता कि नहीं घूमता है, उससे भी आप विद्युत उत्पादन कर सकते हो, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, उससे भी विद्युत उत्पादन किया जा सकता है ठीक है। ये तो बहुत सारे, अभी इसी को लेकर के बच्चे लोग जो है इंस्पायर अवार्ड में जाते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार का जो साइकिल चला करके विद्युत उत्पादन, बिल्कुल घरों में जो जिम जाते हैं वगैरह जाते हैं, तो चला करके आप उत्पादन कर सकते हो। क्या होना चाहिए, 2 चुंबक रहना चाहिए, जैसे कि इसमें देखिए आप मोटर व्यवस्थित होना चाहिए भैया, ऐसा नहीं है कि आप घर में इसका प्रैक्टिकल करना चालू कर दिए, नहीं, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होता है, ठीक है, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से किया जाए तो संभव है, ठीक है। तो होता क्या है, टरबाइन पर गिराया जाता है, टरबाइन घूमने के कारण, उसके पंखे घूमने के कारण हमारा जो मोटर है वो घूमने लगता है, और मोटर घूमता है तो आपको सबको पता है अर्धचक्र पूर्ण चक्र, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, ऊष्मीय शक्ति केंद्र क्या है, ऊष्मीय शक्ति केंद्र है कि कोयला, पेट्रोलियम वगैरह को जला करके क्या किया जाता है, जला करके आपका पानी को गर्म किया जाता है, उसको जला करके पानी को गर्म किया जाता है। पानी को जब गर्म किया जाता है तो उसके एक ही सिरे पर उसके वाष्प को पूरा ढक बंद रहता है ना, जिसकी ये देखिए ऐसा मान के चलो ऐसा, और इसको गर्म किया जाता है ईंधन को जला करके, ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम ईंधन को जला करके गर्म किया जाता है। इसमें पानी है, सपोज करो पानी है, तो पानी से क्या होगा, पानी जो है वाष्प बन के उड़ेगा, वाष्प बन के इनके जाने के लिए सिर्फ एक जगह रहता है, एक ही जगह रहता है, और इसके मार्ग में हम लोग लगा देते हैं टरबाइन को, किस चीज को, टरबाइन को लगा देते हैं। अब ये होता क्या है, अब यहां से ये रोक रहा है, अब ये घूमेगा, अब देखो ये रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है, अब ये प्रेशर करेगा, प्रेशराइज करेगा उसको, वाष्प जो प्रेशराइज करेगा, तो ये घूमेगा। अरे ट्रेन को चलाए थे भैया वाष्प के द्वारा, ये तो पंखा है, टरबाइन है, ठीक है, जेम्स वाट ने वाष्प इंजन चलाया था, ट्रेन को चला दिया था। तो फिर तो ये है, वाष्प में बहुत शक्ति होती है। वो अगर आप कुकर देखें, कुकर उसको निकलना ही है हवा, वहां से कहीं से भी निकले, और नहीं निकलेगा तो छत फाड़ देता है सीधा ऊपर, समझ में आ रहा है। तो वाष्प में इतनी शक्ति होती है, आप रोक ही नहीं सकते प्रेशर को, वेपर प्रेशर को। तो ये क्या कहते हैं, उस पंखे को घुमाना स्टार्ट कर देता है, मोटर घूमने लगता है, फिर विद्युत उत्पादन हमने देखा है। नाभिकीय शक्ति क्या है, तो नाभिकीय शक्ति यूरेनियम, थोरियम
आपका जितने भी आपके जो है रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है, तो ना ये जो है परमाणु संयंत्र जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर बोलते हैं, इसको मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में ही पढ़ाऊंगा, अध्याय 12 वगैरह कुछ में है, परमाणु वगैरह में, परमाणु नाभिक जब पढ़ेंगे ना तब पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ाएंगे। तो वहाँ जो है हमारे रेडियो सक्रिय तत्वों को, जैसे कि तारापुर यहाँ महाराष्ट्र में है, ठीक है, बहुत जगह है पास, मतलब तमिलनाडु में है, आपका उत्तर प्रदेश यूपी में है, राजस्थान में है, तो ऐसे करके कई जगह ये लगा हुआ है नाभिकीय रिएक्टर, जहाँ पे यूरेनियम थोरियम जैसे रेडियो सक्रिय धातुओं को जला करके बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पादन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, और उस ऊर्जा से इसको क्या बोलते हैं आपका वाष्प बनाया जाता है पानी को गर्म करके, और उसके वाष्प के जरिए से फिर टरबाइन को चलाया जाता है। इस प्रकार आज का ये क्लास यहीं पे एंड होता है डियर स्टूडेंट, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद चैप्टर नंबर, फिर ये तो हो जाता है, फिर चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।